नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर सीधा अटैक सामने आया है। जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें कही, बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार ना कर सकूं। उन्होंने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ, मेरी ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी ताकत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा जो बीजेपी में नहीं जाता वो जेल चला जाता है। सिसोदिया संजय अंदर गए क्योंकि वो बीजेपी में नहीं गए थे। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं, हमें मिलकर देश को बचाना है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जनता से ये कहते नजर आए कि जिस तरह मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं, उसी तरह से हमें साथ मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जान से लड़ रहा हूं, बस आपका साथ चाहिए। जनता के साथ की मांग की है, जनता से साथ देने की अपील की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुझे फंसाना चाहती है, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार ना कर सकूं, लोकसभा चुनाव की तैयारियां आम आदमी पार्टी ना कर सके। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का और परिचय आपका करवा देती हूं। सीधे यहां पर स्क्रीन पर सभी गेस्ट आए और कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है केवल ढींगरा जी आपका। बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल मेरे साथ जुड़ गए हैं। रावल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ पंकज बेनीवाल जुड़े हैं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा पंकज बेनीवाल जी।
क्या कुछ कहना चाह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और डर किस बात का है? नहीं सृष्टि जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। किसी भी बात का डर आम आदमी पार्टी को नहीं है, ना ही अरविंद केजरीवाल को है। 2 साल से इस प्रकरण में, शराब घोटाले में, जो तथाकथित घोटाला है, उसमें 2 साल से इंक्वायरी चल रही है। पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर हैं, विजय नायर जेल के अंदर हैं, संजय सिंह भी कुछ महीने पहले जेल के अंदर गए। लगातार इंक्वायरी पे इंक्वायरी चला रहे हैं, लेकिन 1 पैसे का घोटाला आज तक नहीं मिला है। अरविंद जी को 8 महीने पहले सीबीआई ने बुलाया था और काफी लंबी वार्तालाप के बाद, सारे सवालों के जवाब देने के बाद अरविंद जी वापस आए थे। जब हम सीबीआई में जा सकते हैं तो ईडी से किस बात का डर है? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आम आदमी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि ईडी का सम्मन जाने से पहले बीजेपी के प्रवक्ताओं को या बीजेपी के नेताओं को कैसे पता चल जाता है कि आज सम्मन जाने वाला है, आज सम्मन जाने वाला है। ये बातें ये पहले कह देते हैं कि सम्मन जाएगा, अरविंद जी को गिरफ्तार कर लेंगे। इनको यहाँ की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें तो ये डाउट होता है कि ये सम्मन ईडी भेज रही है या बीजेपी के किसी आईटी सेल में से ये नोटिस छपते हैं और अरविंद जी के पास पहुंच जाते हैं। अरविंद जी ने स्पष्ट तरीके से पूछा है कि 2 साल से इंक्वायरी चल रही है, पूरी इंक्वायरी के अंदर मेरा नाम आज तक कभी कहीं नहीं आया। जब मेरे को बुलाया गया, मैं गया और अपने जवाब देकर के आया। कहीं भी संबंध में ये नहीं बताया गया कि अरविंद जी को बतौर गवाह बुलाया जा रहा है, बतौर आरोपी बुलाया जा रहा है, किस कंटेंट में उनसे पूछताछ करनी चाह रही है ईडी, लेकिन कहीं भी ऐसा स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं आया है। इस वजह से अरविंद जी ने बार बार उनसे 3 बार नोटिस का जवाब देके मांगा है, लेकिन ईडी की तरफ से एक बार भी सेटिस्फैक्टरी या कोई भी जवाब अरविंद जी तक नहीं पहुंचा है। इसी वजह से सिर्फ अरविंद जी के जो आज देश के अंदर लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को रोकने के लिए और जो विरोधी दल हैं, उन दलों को भी दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, ताकि वो लोग अपनी बात को अच्छे से ना रख पाए और जनता के बीच में जाकर के जनता को अवेयर ना कर पाए। पंकज बेनीवाल जी, आपकी बातों से, आम आदमी पार्टी की बातों से तो ये भी लग रहा है कि जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जो है वो बिक चुकी है, बीजेपी ने खरीद लिया है, अब बीजेपी जो चाहेगी वो ईडी और सीबीआई से करवा रही है। सृष्टि जी, जिस तरीके का प्रकरण अभी पूरे देश के अंदर चल रहा है, उसको देखते हुए यही महसूस हो रहा है। और अब पार्टियां नहीं, सिर्फ आज सारी जनता को, पूरे देश की जनता को ये लगता है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं लोगों पे काम कर रही है जो बीजेपी की गलत नीतियों को पर्दाफाश करते हैं और जनता के सामने लाने का काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने से पहले सारे के सारे भ्रष्ट नेता हुआ करते थे, लेकिन बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक के सैकड़ों उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं जिनके नाम मैं अगर लूं, लेकिन मैं अब प्रोफेसर विदुर रावल जी का रुख करूंगी, क्योंकि सर उदाहरण ये आपने कई बार दिए हैं और जनता ने सुने भी हैं। अब मैं आपको रोकना चाहूंगी बेनीवाल जी। विदुर रावल जी, आपने देखिए तमाम बातें सुनी, बड़े से बड़े आरोप बीजेपी पर लगते आए हैं, अभी एक बार फिर लगाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कहना कि ईडी और सीबीआई को अपने कंट्रोल में बीजेपी ने कर रखा है, जो समन भेजे जाते हैं वो भी बीजेपी भिजवाती है। सृष्टि जी, कमाल है आपकी डिबेट में, बड़े शानदार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आरोप केजरीवाल की बजाय आप बीजेपी पर लगा रही हैं। कमाल की बात तो यह है कि सम्मन पर सम्मन उनके पास जा रहा है, वो ईडी को इवेव कर रहे हैं, यानी कि ईडी से बचते भागते फिर रहे हैं, और आरोप आप बता रहे हैं कि रावल साहब, आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपके ऊपर आरोप लगा रही हूँ या बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही हूँ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपके मैंने तो आपको मौका दिया है सवाल पूछे कि आप बीजेपी की तरफ से पक्ष रखिए। सर सुनिए, अरे आपका एहसान है। नहीं सर, मेरा एहसान नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही मेरे ऊपर सवाल खड़े कर दिए, तो मुझे सुन के थोड़ा अजीब लगा। रावल साहब सवाल पूछ रही थी, आप उनके मुंह में शब्द डाल रही थी, मैंने आज तक कोई ऐसा सवाल सुना नहीं। आप एक बार ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, आप एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। अरे सृष्टि जी, अरे बहुत एंटरटेनमेंट। सृष्टि जी, ये जो सारा आपने समय खराब किया, प्लीज इसको मेरे नहीं, आप डिसाइड नहीं करेंगे समय खराब हुआ है या समय सही हुआ है, मौका दोनों को बोलने का मिलेगा। विदुर रावल साहब, आप किसी और से पूछ लीजिए। नहीं, ये किसी और से पूछ लीजिए। ये आप किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं रावल साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने तय कर दिया, आपके सवालों ने तय कर दिया था,
आपके सवालों ने आपकी निष्ठाओं को तय कर दिया था। सृष्टि जी माफ कर रहे हैं ये बात कहने मेरी के लिए। क्या निष्ठा है आप मुझे बताइए। आम आदमी पार्टी से जो आप रोजी रोजी सवाल पूछ रही थी, मैं नहीं, रोजी रोजी जो सवाल पूछ रही थी, मैं पूछ लूं थोड़े सवाल? आप मैं अगर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप जवाब देना चाहेंगे उसका? अरे मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाए? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो आप दीजिए ना जवाब। कोतवाल को डांटे, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपको जनता सुन रही है, आप दीजिए जवाब। मैंने वही बातें कही जो अरविंद केजरीवाल ने कही है। आप जानबूझकर मुझे वंचित कर रही हैं। आप वो आपकी सोच है, आप अपनी बात रखिए। रख पाऊं, अब तक आप समय नष्ट कर चुके हैं डिबेट। चलिए आप बात रखिए अपनी। हाँ थैंक यू, और हाँ। प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। नहीं मैं नहीं कर रही, बात रखिए। इंटरप्ट मत कीजिएगा। चलिए, कुछ लोगों ने, हो गया ना, मैं बोल लूं, अब बीच में बोलेंगी तो नहीं आप? अपनी बात रखिए। 2012 में कुछ लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, भाई मैं बात ही तो रख रहा हूं, आप बीच में क्यों बोलती जा रही है लगातार? एक तो ये इको आ रही है पीछे से, रुक जाइए आप, शांत रहिए, थोड़ी देर पानी पीजिए, तब तक मैं बात रख लूं अपनी। विदु रावल साहब, देखिए 2012 में कुछ लोगों ने कहा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि तुमने कांग्रेस वालों की तरफ पॉइंट करके कहा था कि तुम भ्रष्टाचार करते हो, जांच तो होने दो, और जांच से पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये कुछ लोगों ने कहा था। उन लोगों का गिरोह ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। उन्हीं लोगों ने बाद में जिस पर भी सवाल खड़े किए थे, सबसे कान पकड़कर, नाक रगड़कर, माफी मांगकर मानहानि के केस अपने से वापस करवाए। अब बात आती है कि एक साल से इनका शीर्ष नेतृत्व जो है, आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 1 साल से जेल में बंद है, बेल नहीं मिल रही है। और यहां पर बैठकर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता जब यह कहता है कि कोई सबूत नहीं है, तो जनता ये जानना चाहती है फिर बेल क्यों नहीं मिल रही भाई? और सबूत की बात जानना चाहते हो ना, ये जनता ये सोचने की, रुक जाइए बेनीवाल जी, इंटरप्ट मत कीजिए। 30 अक्टूबर को पंकज बेनीवाल जी, 30 अक्टूबर 2022 को जब मनीष सिसोदिया की बेल को फाड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ के मनी ट्रेल मिले हैं, पैसे पता चल रहे हैं, 338 करोड़ फिगर दिया। अब तक पब्लिक डोमेन में किसी भाजपा वाले ने नहीं फिगर दिया था, किसी एजेंसी से फिगर नहीं आया था, मीडिया को नहीं पता था। जो बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट दी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल को फाड़ दिया तो बोला 338 करोड़ के। फिर उन्होंने आगे एक और वर्ड यूज किया, विच टेंटिवली एस्टैब्लिश्ड दैट देयर इज अ ह्यूज स्कैम, टेंटिवली एस्टैब्लिश्ड। ये शब्द मेरे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हैं। भाई कौन सी पाठशाला में पढ़ते हो? केजरीवाल ने क्या पढ़ा दिया तुम्हें? 1 साल से क्यों नहीं जमानत हो रही कट्टर बेईमानों की, ये तो बता दो। और किस प्रकार के हास्यास्पद बातें की। इससे पहले इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल में थे, वो कह रहे थे कि कोरोना के कारण मेरा मेमोरी लॉस हो गया, मुझे पता ही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला, लेकिन किसी एक भी पेशेंट ने नहीं कहा कि कोरोना के कारण मेमोरी लॉस हुआ, वो भी कट्टर बेईमानों का हुआ। मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार अनेक मोबाइल तोड़ दिए, 1 महीने में बताते हैं 10 के करीब मोबाइल तोड़ दिए, सिम तोड़ दिए। इसका कुछ ना कुछ तो है। इसके अलावा सीधी बात है, लोकप्रियता की बात करते हैं ये लोग। लोकप्रियता नोटा से भी कम है जिनकी वोट, ये लोकप्रियता की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में वोट कितनी आई? नोटा से कम। मध्य प्रदेश में वोट कितनी आई? नोटा से कम। राजस्थान में वोट कितनी आई? नोटा से कम। और ये इसी का बहाना बनाकर सीबीआई और ईडी को इवेड कर रहे थे, एक के बाद एक समन को छोड़ रहे थे। ये तो मैं हैरान हूं अब तक भी देश के एजेंसीज पर कि अब तक केजरीवाल को सलाखों के पीछे क्यों नहीं किया। इतना भ्रष्ट राजनीतिक आदमी आज तक दुनिया के इतिहास में पैदा नहीं हुआ जितना केजरीवाल है। सीधे तौर पर ये कट्टर भ्रष्ट हैं, और कितना ही कोई सपोर्ट इनको कर ले, लेकिन जनता के सामने इनकी कलई खुल चुकी है। और जो ये कहते थे जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, आज आ रही है बात कि जेल के ताले खुल रहे हैं, केजरीवाल उसमें घुस रहे हैं। ये सीधे नारे आ रहे हैं। जिन लोगों ने स्कूल और अस्पताल के बाहर शराब के ठेके खोल दिए, जिन लोगों ने नवरात्रि पर 25% डिस्काउंट में शराब बेच दी, एक के साथ एक बोतल फ्री शराब की देने का इनका मॉडल है। इनका शराब का मॉडल आज देश के सामने है, और इनको अपनी पॉलिसी 3 महीने में वापस लेनी पड़ी। वापस क्यों नहीं थी भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं,
तिनके ही भरी हुई दाढ़ी है ये, इस दाढ़ी में बाल नहीं है, केवल तिनके और तिनके हैं। ओके, केवल ढींगरा जी, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी। क्या आम आदमी पार्टी की आदत हो गई है क्या हर चीज का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की? क्या ये एक कहा जा सकता है एक अच्छी चीज आम आदमी पार्टी के हाथ लग गई है? कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, हर चीज बीजेपी के ऊपर डाल दो, अब वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई फैसला हो। तो सृष्टि जी ऐसा है, देखिए इसमें सवाल ये है कि भाजपा की सरकार जो है बहुत ही सुंदर सरकार है, इसके ये कोई भी इनका जो नेता है वो कोई करप्शन नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। ये जो करप्शन है ये सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही कर रही है पूरे देश के अंदर, ऐसा लग रहा है इस बात से, क्योंकि जो ईडी या सीबीआई या जो ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं ये सिर्फ जो है ये सिर्फ की सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए बनी है क्या, ये समझने की बात है। और ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं ये किस तरह से कर रही हैं, जितने हमारे वो विपक्ष के भाजपा के ओपोजिट में विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, चाहे कोई मंत्री हैं, चाहे कोई भी लोग हैं, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर कैसे रेड कर रही हैं, जो ईडी की और जो सीबीआई की रेड्स है, ये सिर्फ इन्हीं लोगों विपक्षी नेताओं के ऊपर ही क्यों हो रही है, कोई भाजपा के नेता पे क्यों नहीं हो रही? सवाल सबसे बड़ा ये है, इसको चेक करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मुझे नहीं पता केजरीवाल जी ने क्या किया क्या नहीं किया, और मुझे इतना जरूर पता है जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो डरने की भी जरूरत नहीं है, सब चीजें सामने आ जाएंगी, साफ हो जाएंगी। वो सृष्टि जी वो मसला अलग है, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ मसला तो यही है। अब जैसे आपने विधु रावल जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ ही नहीं, घोटाला हुआ ही नहीं, तो बेल क्यों नहीं हो रही? बेल तो होती। मान ली बात में वो देखिए कोर्ट होती है, न्यायालय डिसाइड करते हैं सारी चीज की, ईडी डिसाइड नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है। न्यायालय में डिसाइड होगा कि वो जुर्माना है या नहीं है। आप सुनिए पहले मेरी बात, देखिए बीच में मत बोले, ये कौन बोल रहा है बीच में? नहीं रावल साहब, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ, ये इंटरप्ट ना करें। हाँ, नहीं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं उनके ऊपर ईडी जाती है, झारखंड के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर ईडी जाती है, मैं आपको तफ्तीश वाइज बता रहा हूँ। और हिमाचल के वीरभद्र जी थे, उनके ऊपर सीबीआई शादी के अंदर पहुंचती है सीबीआई। इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं, जो विपक्ष के अंदर जितने नेता हैं, सभी के अंदर जो है उनके ऊपर ही ईडी या सीबीआई क्यों जाती है? किसी भाजपा के नेता के ऊपर जिनका करप्शन में नाम भी आ रहा है, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी क्यों नहीं जा रही? ठीक है। क्या ईडी टाइम और फ्रेम तय करके जाती है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ही जाना है? जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, चाहे वो करप्ट भी साबित हो रहे हैं, चाहे उनके ऊपर करप्शन की मनी मिल रही है, आपको उनके ऊपर क्यों ईडी और सीबीआई नहीं जा रही है? बीच बीच में इंटरप्ट कौन कर रहा है? नहीं, आपका सवाल वही था, आपने एक ही सवाल को 2-3 बार पूछा। ढींगरा साहब, आपका देखिए, आपका सवाल उन्होंने सुना, आपने एक ही सवाल को 2-3 बार पूछा, तो मैं आपके सवाल का जवाब अब ले लेती हूँ। गलत ना बोलो, केवल ढींगरा बहुत दिनों बाद वनवास काट कर आए हो मेरे सामने, बहुत दिनों बाद वनवास काट कर आए हो मेरे सामने, अच्छा रावल साहब आप रुकिए, देखिए मैं आपको टाइम दूंगी, एक सेकंड में बात पूरी होने दीजिए। नहीं रावल साहब, आप देखिए, आप रुकिए, ठीक है, कई महीनों बाद वनवास काट कर आए हो मेरे सामने, फिर भाग जाओगे, फिर चिट्ठियां निकालोगे, फिर भाग जाओगे, डिबेट को डिटेल नहीं करते आप, ठीक है, आप रुकिए अब, और ढींगरा साहब अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आपके पास आऊंगी जवाब लेने के लिए। अरे ये सब नहीं चलेगा। ढींगरा साहब देखिए, आपने अपना सवाल पूछ लिया, मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। अब बदतमीजी यहाँ पर कोई नहीं करेगा, गलत शब्दों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। ढींगरा साहब अब आप रुकिए, अच्छा अब आप रुकिए केवल ढींगरा जी, आपके सवालों का जवाब मुझे लेने दीजिए। विधु रावल जी, ढींगरा बैन तो तुम्हें कर दिया था, अरे मुझे ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी, बैन तो तुम्हें कर दिया था। ये आदमी किसी के साथ भी लड़ता है टीवी पर आकर, चलिए ठीक है, इस बेशरम प्रवक्ता को बैन करना चाहिए सभी को। ढींगरा साहब आप रुकिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। ठीक है भाई, ऐसी ये सुनने के लिए थोड़ी बिठा रखा है। विधु रावल जी, आप ढींगरा सभी को बैन कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, आप क्यों नहीं करवाते? ये लगातार व्यक्तिगत हमले कर रहा है व्यक्ति। विधु रावल जी केवल ढींगरा जी के सवालों का आप जवाब दे रहे थे, उसके साथ ही इन सवालों का आप जवाब दीजिए। इसके साथ ही एक सवाल यहाँ पर यह भी, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उठाया
उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, ये नहीं चाहते कि मैं चुनाव प्रचार करूं, चुनाव की तैयारी करूं, इसलिए ये सब हो रहा है। इन दोनों सवालों पर अपनी बात रखिए। देखिए, मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा, चाहे किसी ने भी पूछे हो, सवालों के उत्तर जरूर जाने चाहिए। देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, तो चुनाव में तो इनका कंपटीशन नोटा से होता है। 0.98% वोट आती है नोटा को छत्तीसगढ़ में, केजरीवाल को मिलती है 0.4%। छत्तीसगढ़ के बाद निकलते हैं हम मध्य प्रदेश में, 1.02% वोट आती है नोटा को, केजरीवाल को मिलती है 0.36%। नोटा से भी हार रहे हैं ये लोग, इनसे हमें क्या दिक्कत होगी, पहली बात। दूसरी बात जो है, यही मुझे नहीं पता कि यहां पर जो कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता भेजा है उसको उसकी पार्टी लाइन पता है नहीं पता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की जो उनके स्पोक्स पर्सन है लगातार निरंतर इस बात को कह रहे हैं, मान रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। ठीक ऐसे ही जैसे जब मां और बेटा को सम्मन करके ईडी ने बुलाया था, पिछले साल की बात है, गर्मी के दिन थे, जब कांग्रेस वालों ने 45 डिग्री में बवाल काटा हुआ था, ठीक उस समय केजरीवाल ने कहा था कि भाई भ्रष्टाचार किया है मां और बेटा सोनी और राहुल ने, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब जब एक दूसरे पर आरोप लगता है तब तो ईडी सीबीआई ठीक हो जाती है, लेकिन जब इलेक्शन हार जाती है तो ईवीएम खराब हो जाती है, जब कोर्ट के फैसले उल्टे आते हैं तो कोर्ट खराब हो जाता है, जब देश की सेना पर ये लांछन लगाते हैं तो सेना से सबूत मांगने लगते हैं, जब देश की सेना पराक्रम करती है। बात क्या है कि इन्होंने एक और बात कही कि विपक्ष के लिए बनी है क्या। अब ये बात मैं नहीं कहना चाह रहा था, ये खुद इन्होंने कह दिया, क्योंकि ये एजेंसीज भ्रष्टाचारियों के लिए बनी है। हाँ। अगर धीरज साहू के घर से 351 करोड़ अनकाउंटेड मनी मिलेगा, जिसके कई कई दिन तक जिसकी जो है काउंटिंग होगी, कई कई मशीनें जिसको गिनते हुए खराब हो जाएंगी, तो क्या धीरज साहू के बजाय केवल ढिंगड़ा के घर ईडी जाएगी? भाई, जिसके यहां से भ्रष्टाचार मिलेगा। दूसरी बात, जब ये सत्ता में थे, इनका भ्रष्टाचार हम उजागर करते थे, हम कोर्टों में जाकर इनके खिलाफ एफआईआर करवाते थे। मैं बता देता हूं, चाहे 2G स्पेक्ट्रम की एफआईआर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने करवाई थी। चाहे कोयला घोटाले की एफआईआर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने करवाई थी, और इन्होंने संसद के अंदर हम बार बार मांग करते थे, इन्होंने नहीं हमारी मांग मानी थी। कॉमनवेल्थ घोटाले की बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने। अब ये बता दें, इनके नेता कौन से भारतीय जनता पार्टी के वाले के खिलाफ कोर्ट में जाकर एफआईआर करवा रहे, करवाओ ना भाई। लेकिन केवल चीखा चिल्ली, जब सत्ता में थे तब भी भ्रष्ट थे, आज विपक्ष में भी किस प्रकार जो है इनके भ्रष्टाचार की ईंटें निकल रही हैं, और यह चीखा चिल्ली कर रहे हैं। यह बात नोट करने के सृष्टि जी, मैंने नहीं कहा कि सारा विपक्ष भ्रष्ट है, खुद केवल ढिंगड़ा ने इस बात को माना कि पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, इसलिए सारी एजेंसी क्योंकि भ्रष्टाचारियों के पीछे लगी हुई हैं, इनके पीछे लगी हुई हैं, इसलिए एक के बाद एक, चाहे झारखंड का मंत्री हो, चाहे बंगाल का पार्थ चटर्जी हो, जिसके पास से अनअकाउंटेड पैसे मिल रहे हैं। अरे भाई, अब तो सबूत मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, अब क्यों? अब ये धीरज साहू आपका नेता नहीं था क्या? क्या आपकी मां और बेटा अब तक क्यों बचते फिर रहे हैं? क्यों आपके केसेस को खारिज कर रहे हैं? आपने कहा कि हमसे केस हटा लो, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना? मां और बेटा से क्यों नहीं हटाए? क्यों हुड्डा साहब पर 6 मुकदमे चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, किस प्रकार से भ्रष्टाचार के? अब ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार भी करेंगे और हम जांच में नहीं होने देंगे। हाँ। ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि फर्जी समन है, जवाब मांगते हैं तो जवाब नहीं मिलता। एक छोटा सा कमेंट इस पर भी कर दीजिए। फर्जी समन है तो जवाब दो, कोर्ट में जाके समन कैंसिल करवाओ। सृष्टि जी, मैं और आप थोड़ी तय करेंगे। ठीक है सर, मैं और आप थोड़ी तय करेंगे। ये तो कोर्ट, देश के अंदर कोर्ट है, बाबा साहब के संविधान का बनाया हुआ है, नियम है। ये थोड़ी भ्रष्टाचारी थोड़ी तय करेंगे, गुनाहगार थोड़ी तय करेंगे कि पुलिस उन पर कैसे कार्रवाई करे। ठीक है, पंकज बेनीवाल जी, आखिरी मौका मैं आपको दे रही हूँ। तमाम डिस्कशन को भी आपने सुना, अब उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, अपना जवाब दे दीजिए। देखिए, बेल नहीं हो रही, इस पर भी यहाँ पर जो विधु रावल जी है उन्होंने बोला फर्जी समन है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन कर सकते हैं, उस पर भी अपनी बात रखी। अब इस पर आप अपनी पूरी प्रतिक्रिया दे दीजिए फटाफट से। देखिए, विधु रावल जी का ज्ञान थोड़ा सा संक्षिप्त में है, पीएमएलए शायद उन्होंने नहीं पढ़ा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसमें ये है कि जो एक्यूज बनाया गया है उसी को अपने आप को गिल्टी नहीं हूं ये साबित करना पड़ता है, और उसके लिए ईडी जितना समय मांगना चाहे मांग सकती है, तो उसमें बेल का प्रावधान नहीं है। और ये 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इन्हीं की सरकार में हुआ था, ताकि जितने भी विरोधी नेता होंगे जो अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे देश के अंदर, उन सबकी कार्यशैली को रोका जाए। ये उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का काम भाजपा ने ही किया था।
मैंने बीच में बोला था कि इनके पास अगर आ जाए कोई भ्रष्टाचारी तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, तो उसके नाम है कुछ एक मुकुल राय है, शुभेंदु अधिकारी है, बीएस येदियुरप्पा है, हेमंत विश्वा है, अजीत पवार है, नारायण राणे है, छगन भुजबल है। हजार करोड़ों से ज्यादा का इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ था, लेकिन जैसे इन लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया, भाजपा को ज्वाइन किया, ये सारे के सारे साफ सुथरे हो गए। और देखिए, आप बेनीवाल जी को बोलने दीजिए। ढींगरा जी और विदुरावल जी, आप ये गलत कर रहे हैं। आप ये बीजेपी का बदतमीज प्रवक्ता भी। अरे ढींगरा साहब की ऑडियो डाउन कीजिए। बदतमीज प्रवक्ता जो है, अरे बदतमीज है केवल ढींगरा, बदतमीज है। अरे बेनीवाल जी, मैंने आपको मौका दिया, आप ये सब शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। ये सब शब्द अच्छे नहीं लगते। क्या उन्होंने आपके लिए ऐसा कुछ बोला? फटाफट से आप अपनी बात पूरी कीजिए पंकज बेनीवाल जी। तो बीजेपी हमेशा यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ना आगे बढ़ पाए। अब ये बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल ने, एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की जीत हुई है, पंजाब में 92 लोकसभा की एक सीट नहीं जीते दिल्ली के अंदर। गुजरात पिछली बार 7 में से 5 सीटों पर जमानत जब्त थी केजरीवाल की, और बाकी दोनों सीटों पर भी तीसरे नंबर पर आए थे। को बंद कराएंगे। चलिए ठीक है, समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, मैं आप सभी को यही रोकना चाहूंगी। लेकिन 100 बात की एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अगर बेईमानी नहीं की, बेईमान नहीं है तो डर किस बात का? जांच में पूरा सहयोग करे। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी विदुरावल जी आपका भी, और केवल ढींगरा जी आपका भी, और पंकज बेनीवाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बात रखने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है, भले ही वो ईडी का समन हो, सीबीआई की जांच हो, सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। हालांकि इसका जवाब जो है बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी की जांच में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।